अच्छा, एक पहेली सुलझाते हैं। सोचिए कि उत्तर प्रदेश में हजारों टीचरों की कुर्सियां खाली हैं। हजारों? और उन्हें भरने के लिए एक एकदम नया ताकतवर आयोग भी बना दिया गया है। सब कुछ तैयार है, लेकिन फिर भी भर्ती प्रक्रिया 1 इंच आगे नहीं बढ़ रही। तो सवाल ये है कि आखिर ये गाड़ी फंसी कहाँ है? और देखिए, ये सिर्फ भर्ती का मामला नहीं है, ये दरअसल एक पुरानी बिखरी हुई व्यवस्था को बदलकर एक नया सेंट्रलाइज सिस्टम बनाने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। और जब भी इतना बड़ा बदलाव होता है तो कुछ ना कुछ पेच फंसता ही है। बिल्कुल। आज हम प्रयागराज से आई एक रिपोर्ट के आधार पर इसी गुत्थी को जरा गहराई से समझने की कोशिश कर रहे हैं। मामला जुड़ा है करीब 23,000 शिक्षकों की भर्ती से। जी। हम ये जानेंगे कि ये कौन सी नौकरियां हैं, इन्हें भरने के लिए ये नया आयोग क्या बला है, और सबसे जरूरी वो कौन सी अदृश्य दीवार है जिससे ये पूरी प्रक्रिया टकराकर रुकी हुई है। और इसमें समझने वाली सबसे अहम कड़ी है ये नया आयोग और एक डिजिटल पोर्टल। सारी कहानी इन्हीं दोनों के इर्द गिर्द घूम रही है। अच्छा। ये सिर्फ एक तकनीकी रुकावट नहीं है, ये एक सिस्टम के बदलने का साइड इफेक्ट है, आप कह सकते हैं। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। रिपोर्ट में जो सबसे बड़ा और कहूंगी चौंकाने वाला आंकड़ा है वो है 23,000 पदों का। और ये सिर्फ ख्याली पुलाव नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इन सभी पदों का वेरिफिकेशन यानी जांच पड़ताल का काम पूरा हो चुका है। ये एक बहुत बड़ी संख्या है। हाँ, और इस संख्या को सिर्फ एक नंबर की तरह नहीं देखना चाहिए। ये असल में उत्तर प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों की कमी की एक तस्वीर दिखाता है। ये 23,000 पद एक बहुत बड़े खालीपन को भरने की कोशिश है। और ये कोई रातों रात खाली हुए पद नहीं है, इनमें से कई सालों से खाली पड़े हैं। ये एक बैकलॉग है जिसे अब एक साथ भरने की तैयारी हो रही है। अगर इन पदों को थोड़ा और करीब से देखें तो इसमें सबसे बड़ा हिस्सा है सहायक अध्यापकों का, मतलब असिस्टेंट टीचर्स का। हाँ। रिपोर्ट के मुताबिक 16,000 से भी ज्यादा पद सिर्फ सहायक अध्यापकों के हैं। इसका जमीनी स्तर पर क्या मतलब हुआ? इसका मतलब बहुत गहरा है। 16,000 असिस्टेंट टीचर्स का ना होना मतलब हजारों क्लासरूम में पढ़ाई का सीधे तौर पर प्रभावित होना। ये वो शिक्षक हैं जो शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होते हैं। इनके बिना स्कूलों का ढांचा, आप समझिए, चरमरा जाता है। तो ये भर्ती सिर्फ लोगों को नौकरी देने के लिए नहीं है, बल्कि स्कूलों को वापस पटरी पर लाने के लिए भी है। ये तो बात हुई असिस्टेंट टीचर्स की। इसके अलावा प्रवक्ता यानी लेक्चरर्स के भी लगभग 2700 पद हैं। जी। और प्रधानाचार्य यानी प्रिंसिपल के करीब 1500 पद वेरीफाई हुए। मतलब 1500 स्कूल बिना प्रिंसिपल के। सोचकर देखिए, 1500 स्कूल एक स्थायी लीडर के बिना चल रहे हैं। प्रिंसिपल सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होता। सही बात है। वो स्कूल की दिशा तय करता है, अनुशासन बनाए रखता है और पढ़ाई का माहौल बनाता है। जब इतने सारे स्कूलों में ये पद खाली हों तो इसका सीधा असर वहाँ की पढ़ाई की क्वालिटी और पूरे माहौल पर पड़ता है। बिल्कुल। ये सिर्फ एक पद का खाली होना नहीं है, ये 1500 संस्थानों के नेतृत्व का संकट है। और लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। हेडमास्टर के करीब 1000 पद और संबद्ध प्राइमरी स्कूलों में असिस्टेंट टीचर के 1800 से ज्यादा पद भी शामिल है। मतलब प्राइमरी से लेकर लेक्चरर और प्रिंसिपल तक हर लेवल पर भारी कमी है। बिल्कुल, हर लेवल पर। यह तस्वीर दिखाती है कि समस्या कितनी व्यापक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक तरह के टीचर की कमी है, पूरी हायरार्की में ही। हाँ, पूरी हायरार्की में हर स्तर पर खाली जगहें हैं। इसीलिए डेटा का वेरिफिकेशन पूरा होना एक बहुत बड़ा कदम है। कम से कम अब ये तो साफ है कि लड़ाई कितनी बड़ी है और दुश्मन कहाँ बैठा है। तो इतनी बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए कोई बहुत मजबूत संस्था भी तो चाहिए होगी। यहीं पर शायद इस नए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की भूमिका आती है, जिसका जिक्र रिपोर्ट में बार-बार है। ये क्या है? ये इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये एक बहुत बड़ा ढांचागत यानी कि स्ट्रक्चरल चेंज है। अच्छा। इसे ऐसे समझिए कि पहले उत्तर प्रदेश में अलग अलग तरह के शिक्षकों की भर्ती के लिए अलग अलग बोर्ड और आयोग थे। बेसिक शिक्षा के लिए अलग, माध्यमिक के लिए अलग, उच्च शिक्षा के लिए अलग, सब अपनी अपनी दुनिया में काम करते थे। यानी कई अलग अलग एयरपोर्ट्स जहां से अलग अलग फ्लाइट्स उड़ रही थी और किसी में कोई तालमेल नहीं था। बेहतरीन एनालॉजी है, बिल्कुल वैसा ही। अब इस नए आयोग को एक एयर ट्रैफिक कंट्रोल की तरह बनाया गया है, जो इन सभी भर्तियों को एक ही जगह से कंट्रोल करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक इसका गठन अगस्त 2023 में हुआ और मार्च 2024 से ये पूरी तरह काम करने भी लगा है।
और इसका दायरा भी काफी बड़ा रखा गया है। सिर्फ एडेड माध्यमिक स्कूल ही नहीं, बल्कि एडेड कॉलेज, बेसिक शिक्षा के स्कूल, अटल आवासीय विद्यालय और यहाँ तक कि अल्पसंख्यक कॉलेजों में भी भर्तियां करेगा। ये तो बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना लगती है। महत्वाकांक्षी है भी, और इसके पीछे का इरादा अच्छा है। हाँ, वो तो है। एक ही छत के नीचे सब कुछ लाने से एक स्टैंडर्ड प्रक्रिया बनाने की कोशिश है, जिससे पारदर्शिता बढ़े, भ्रष्टाचार कम हो और भर्तियां समय पर पूरी हों। वन नेशन वन इलेक्शन की तर्ज पर ये वन स्टेट वन रिक्रूटमेंट कमीशन जैसा मॉडल है। लेकिन यहाँ एक पेंच है। रिपोर्ट कहती है कि आयोग मार्च 2024 से काम तो कर रहा है, पर अब तक एक भी भर्ती का विज्ञापन नहीं निकाल पाया है। सही। मतलब एक नया ताकतवर एटीसी टावर तो बना दिया, पर वहां से कोई प्लेन उड़ ही नहीं रहा। और यहीं से कहानी में असली मजा शुरू होता है। देखिए, केंद्रीकरण के अपने फायदे हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा खतरा यह है कि अगर सिस्टम का सेंटर ही काम न करे तो पूरा सिस्टम ठप। हाँ, तो पूरा सिस्टम ठप हो जाता है। और अभी कुछ वैसा ही हो रहा है। तो फिर असली विलन कौन है? पद तैयार है, उनका वेरिफिकेशन हो चुका है, एक नया और शक्तिशाली आयोग भी काम कर रहा है। तो फिर मामला रुका कहाँ है? मामला रुका है एक वेबसाइट पर। क्या? जी, जिसका सरकारी नाम है ई-अध्याचन पोर्टल। एक मिनट, मतलब 23,000 नौकरियां, लाखों उम्मीदवारों का भविष्य और प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था, सब कुछ एक वेबसाइट के खुलने का इंतजार कर रहा है। ये तो सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। अजीब है, लेकिन यही आज की डिजिटल गवर्नेंस की सच्चाई है। ये कोई मामूली वेबसाइट नहीं है। ये वो डिजिटल पाइपलाइन है जिसके जरिए सभी विभागों से खाली पदों की जानकारी आयोग तक पहुंचेगी। पहले ये सारा काम कागजों पर होता था। अच्छा। जिसमें महीने लगते थे और गलतियों की बहुत गुंजाइश होती थी। अब इस पोर्टल के जरिए सब कुछ ऑनलाइन और ऑटोमेटिक करने की योजना है। और रिपोर्ट के मुताबिक इस पोर्टल को NIC यानी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर लखनऊ बना रहा है। जी। और इस पर 1 साल से ज्यादा से काम चल रहा है। 1 साल सिर्फ एक पोर्टल बनाने में, ये तो बहुत लंबा समय है। क्या इसमें आमतौर पे इतना वक्त लगता है या यहाँ कोई खास वजह है? देखिए, ये सिर्फ एक फॉर्म भरने वाली वेबसाइट नहीं है। ये उत्तर प्रदेश जैसे विशाल और जटिल राज्य में दशकों पुरानी कागज आधारित व्यवस्था को उसको डिजिटल बनाने की लड़ाई है। अच्छा। चुनौती सिर्फ कोडिंग की नहीं है। असली चुनौती है अलग अलग सरकारी विभागों को, जिनके अपने नियम, अपने डेटा फॉर्मेट और अपनी कार्यशैली है। उन सबको एक साथ लाना। हाँ, उन सबको एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक साथ लाना। असल में ये एक तकनीकी कम और एक ब्यूरोक्रेटिक यानी नौकरशाही से जुड़ी लड़ाई ज्यादा है। मतलब ये कि टेक्नोलॉजी तो बन जाएगी, लेकिन अलग अलग विभागों को एक ही भाषा बोलना सिखाना सबसे मुश्किल काम है। बिल्कुल, आपने सही पकड़ा। हर विभाग का अपना डेटा है, अपनी विरासत है। इस पोर्टल का काम सिर्फ आवेदन लेना नहीं, बल्कि उस पूरे बिखरी हुई व्यवस्था को एक सिस्टम में पिरोना है, और इसमें वक्त लगता है। इसे ऐसे समझिए कि एक बहुत बड़ा हाईवे तो बना दिया गया है, लेकिन टोल बूथ पर अभी तक मशीनें ही नहीं लगी हैं। गाड़ियां यानी कि भर्तियां तैयार खड़ी हैं, पर आगे नहीं बढ़ सकती। तो अभी इस पोर्टल की ताजा स्थिति क्या है? क्या ये बनने के करीब है? रिपोर्ट बताती है कि अभी इसका एक डेमो तैयार हुआ है। अच्छा, एक डेमो? हाँ, जिसे आयोग और माध्यमिक शिक्षा विभाग मिलकर टेस्ट कर रहे हैं। ये एक अच्छी बात है कि इसे सीधे लॉन्च करने के बजाय पहले इसकी कमियों को परखा जा रहा है। सही बात है। अगर एक अधूरे सिस्टम को लाखों यूजर्स के लिए खोल दिया गया, तो वो पहले ही दिन क्रैश हो सकता है और पूरी प्रक्रिया महीनों पीछे चली जाएगी। तो मतलब जैसे ही टेस्टिंग पूरी होगी? हाँ, जैसे ही टेस्टिंग पूरी होगी और कमियां दूर होंगी, ये 23,000 पद ऑनलाइन आयोग को भेज दिए जाएंगे। तो कुल मिला के ऐसा लग रहा है कि एक साथ 3 अलग अलग पटरियों पर ट्रेनें दौड़ रही हैं। एक तरफ 23,000 पदों का डेटा तैयार है, जो जमीनी काम है। हाँ, ये डेटा कलेक्शन का काम है, जो पूरा हो चुका है। बिल्कुल। दूसरी तरफ आयोग में अध्यक्ष पद के लिए आवेदन अभी भी चल रहे हैं। मतलब संस्था का मुखिया भी अभी तक पूरी तरह से तय नहीं हुआ है। ये प्रशासनिक काम हुआ। सही कहा, ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रक्रिया है। एक स्थायी अध्यक्ष का होना आयोग को सही दिशा और स्थिरता देगा, जो कि बहुत जरूरी है। और तीसरी और सबसे अहम पटरी है ये ई पोर्टल, जो अभी टेस्टिंग फेज में है। ये तकनीकी काम है जो फिलहाल सबसे बड़ा रोड़ा बना हुआ है। ये तो काफी जटिल स्थिति है। जटिल है, लेकिन इसमें एक सकारात्मक पहलू भी है। रिपोर्ट ये भी बताती है कि आयोग हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठा है। अच्छा? वो लगातार विभागों के साथ बैठकें कर रहा है, ताकि जैसे ही पोर्टल तैयार हो, बाकी सारी तैयारी पहले से पूरी हो। वो ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जैसे ही तकनीकी रुकावट हटे, भर्ती प्रक्रिया को तुरंत फुल स्पीड से आगे बढ़ाया जा सके।
और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इन 23,000 पदों के पीछे सिर्फ आंकड़े नहीं हैं। नहीं, इनके पीछे लाखों उम्मीदवार हैं जो शायद सालों से तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए ये तकनीकी देरी सिर्फ एक प्रशासनिक शब्द नहीं है, ये उनके करियर पर लगा एक अनिश्चितकालीन ब्रेक है। ये बहुत जरूरी बात है। इस पूरी कहानी का एक मानवीय पहलू भी है। हर दिन की देरी का मतलब है कि कोई छात्र बिना टीचर के पढ़ रहा है और कोई योग्य उम्मीदवार नौकरी के इंतजार में बूढ़ा हो रहा है। ये दबाव आयोग और सरकार दोनों पर है। इसीलिए इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करना सिर्फ एक प्रशासनिक जरूरत नहीं, बल्कि एक सामाजिक जिम्मेदारी भी है। तो अगर हम आज की पूरी चर्चा का सार निकालें तो कहानी यह है, उत्तर प्रदेश में 23,000 शिक्षकों की एक बहुत बड़ी भर्ती होने वाली है। जी। इसके लिए एक नया सेंट्रलाइज्ड आयोग भी तैयार है जो पूरी प्रक्रिया को संभालने वाला है। लेकिन ये पूरी कवायद एक नए ऑनलाइन पोर्टल के तैयार होने का इंतजार कर रही है, जो फिलहाल टेस्टिंग के दौर से गुजर रहा है। अब महत्वाकांक्षा और उसे लागू करने की हकीकत के बीच का वो तनाव है। भर्ती प्रक्रिया को सुधारने और आधुनिक बनाने का इरादा बहुत बड़ा और नेक है, लेकिन इसकी सफलता आखिरी तकनीकी बाधा को पार करने पर टिकी है। डेटा का वेरिफिकेशन एक बहुत बड़ी जीत है, लेकिन आखिरी मंजिल अभी भी डिजिटल है और वो थोड़ी दूर है। जब हम प्रशासन को बेहतर बनाने के लिए इस तरह के डिजिटलीकरण और केंद्रीकरण को देखते हैं, तो ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम प्रक्रियाओं को आसान बनाते बनाते अनजाने में नई तरह की और ज़्यादा जटिल रुकावटें पैदा कर देते हैं। और हम ये कैसे सुनिश्चित करें कि जो तकनीक रफ्तार बढ़ाने के लिए बनाई गई है, वही देरी का सबसे बड़ा कारण न बन जाए।